दोस्तों टीजीटी स्पेशल नोट्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके आगामी परीक्षा यूपीपी और बहुत से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना और डी नर्मदा। तो आपको बता दें कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, इसका उद्गम स्थल जो है भारत से बाहर है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। एक चीज और बता दें कि आसाम घाटी में, अरुणाचल प्रदेश के पास जब आसाम घाटी में ये पहुंचती है तो इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जब ये नदी जाती है बहते हुए तो इसको जमुना के नाम से वहां जाना जाता है। तो यहां फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है कहां है, मानसरोवर झील है, और बांग्लादेश में ये किस नाम से जानी जाती है, तो इसे जमुना नाम से जानते हैं। गंगा नदी का उद्गम देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम गढ़वाल में हिमालय के गौमुख पर गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी हमारी निकली हुई है। यमुना का उद्गम, यमुना नदी पश्चिमी उत्तराखंड में एक यमुनोत्री है, यमुनोत्री में बंदरसेरी नामक स्थान से इनका उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो ये भी जान लें, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुआ है। तो इस तरह से चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी भारत के बाहर से निकली हुई है, तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा ए ब्रह्मपुत्र। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि इग्लू क्या है। तो इग्लू बता दें आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। खानाबदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु है। नहीं, इग्लू जो है कोई पशु नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया पशु, तो हमने बताया कि ये कोई पशु नहीं है, तो आपका ए और बी ऑप्शन नहीं होगा। सी कह रहा है गुंबद के आकार का एक घर है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, इसमें एस्किमो रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो ये सी वाला ऑप्शन है यही राइट होगा, क्योंकि ये बर्फ का एक झोपड़ी होता है, एक घर होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें रहता कौन है, तो इसमें एस्किमो रहते हैं। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, एस्किमो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। यहां क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि चंबल नदी किन किन राज्यों को लाभ पहुंचाती है। तो चंबल नदी जो है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। नहीं, यह ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बहती है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में चंबल नदी का कोई नामो निशान नहीं, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। जी हां, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में चंबल नदी बहती है, लेकिन बिहार में नहीं। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यह राजस्थान को लाभ पहुंचाती है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी ये नदी बहती है, तो आपका राइट ऑप्शन सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। तो ये क्वेश्चन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर जो है यूपीपी 2013 के जो है पेपर में ये पूछा गया था। तो इसका ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स होगा ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों की एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और जानकारी ले लें कि इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था, यह आप सब लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज और भी इनको कहा जाता था, इनको बिस्मार्क भी कहा जाता था, भारत का बिस्मार्क। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ था। आप जानते हैं कि अभी जो है गुजरात के नर्मदा नदी पर
इनकी एक स्टैचू बनाई गई है जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। ये देश की सबसे बड़ी स्टैचू है, देश की क्या कह सकते हैं, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चरकुला नृत्य से संबंधित है, किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां देख लेते हैं चरकुला नृत्य जो है किससे संबंधित है। तो ये चरकुला जो है गुजरात से है नहीं, मध्य प्रदेश से भी नहीं है, ये चरकुला जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। आइए उत्तर प्रदेश के और भी जो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उसको देख लेते हैं। रासलीला भी उत्तर प्रदेश में मनाए जाते, कथक। ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीटी, यूपी टेट, सी टेट और भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि कथक जो है ये कहां का नृत्य है, तो आप याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। रामलीला भी यहीं का है। ख्याल ये भी इंपॉर्टेंट है, दादरा ये भी इंपॉर्टेंट है और कजरी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 आपको याद रखना है, कथक, ख्याल, दादरा और कजरी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी फ्रेंड्स कन्नौज थी। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। और हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पर। वर्धन का साम्राज्य का अंतिम शासक था। वर्धन जो है, वर्धन, ये हर्षवर्धन जो था ये वर्धन साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था। और हुएनसांग जो एक चीनी यात्री था, ये इन्हीं के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राज तरंगड़ी एक रचना है जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और इस रचना में जो है हर्षवर्धन के शासनकाल की व्यवस्था और उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज तरंगड़ी जो है ये किसके शासनकाल में लिखी गई? हर्षवर्धन शासनकाल में लिखी गई। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश फ्रेंड्स कहां दिया था? तो इन्होंने सबसे पहला उसे सारनाथ में दिया था। और जो ये बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जानते हैं। फ्रेंड्स, बोध गया, बी ऑप्शन में जो दिया है बोध गया, यहां पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कुशीनगर में फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से चारों ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ। फ्रेंड्स, यहां एक और क्वेश्चन बता दें आपको कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा समय अपना किस जिले में या कहां पर बिताया? तो इन्होंने सबसे ज्यादा समय अपना जो है श्रावस्ती, एक जिला है जो कि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ छोटा सा जिला है, वहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा समय दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो वोल्टस के द्वारा नहीं किया जाता है, एम्पियर के द्वारा नहीं किया जाता, बिट्स के द्वारा इसका किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारत का उपग्रह था। तो फ्रेंड्स, पहला भारत का उपग्रह जो था आपका आर्यभट्ट था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। फ्रेंड्स, आर्यभट्ट जो है इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3M, ध्यान दीजिएगा, सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किस सन में? 1975 में, 19 अप्रैल 1975 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं? जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा है परतदार सेल और सी है रूपांतरित सेल। तो फ्रेंड्स, जो आपका जो जीवाश्म पाया जाता है वो परतदार सेल में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा बी। आपको बता दें कि परतदार सेल को हम औषधि सेल भी कहते हैं। परतदार सेल को हम औषधि सेल भी कहते हैं और भूतल पर 75% इसी परत का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो N2, सब लोग जानते हैं, नाइट्रोजन। इसकी मात्रा जो है हमारे धरती पर 78.02%, ये मात्रा इसकी पाई जाती है।
ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है? इसके बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो गैस है वो ऑक्सीजन है 20.95%, और उसका CO2 की मात्रा जो है 0.03% पाई जाती है। और हाइड्रोजन गैस जो है ये सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है हमारे वायुमंडल में। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा यदि पूछा जाता है कि कौन सी गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, तो कहेंगे आप N2, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। ऑप्शन ए है पृथ्वी का घूर्णन, बी ध्रुवीय उच्च वायुभार, सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, और डी अनियत वाही हवाएं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे जो समुद्र है उसमें ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ये सब क्या हैं? तो फ्रेंड्स, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, मान लीजिए आपको गोबी, कालाहारी, आटाकामा नहीं पता है तो सहारा आपको जरूर पता होगा, फेमस है क्योंकि एक प्रकार मरुस्थल है, तो सभी मरुस्थल ही होंगे। और इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा एक प्रकार के मरुस्थल हैं। ये किसी सब्जी का नाम या तूफान का नाम नहीं है, बल्कि ये मरुस्थल है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। आपको बता दें, गोबी का जो मरुस्थल है ये कहां पाया जाता है, कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये चीन और मंगोलिया, इन दोनों देशों को ये कवर करता है गोबी का रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान नामीबिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका को ये घेरता है। आटाकामा जो है उत्तरी चिली में पाया जाता है। सहारा का जो रेगिस्तान है ये अफ्रीका से सूडान तक इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे ये पार्श्वनाथ जी थे। तो राइट ऑप्शन होगा सी। ऋषभदेव जो थे ये प्रथम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर थे। और मल्लीनाथ जो हैं ये आपके 19वें नंबर के तीर्थकर थे। तो आपके 23वें तीर्थकर पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? सी, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा नदी ये डेल्टा बनाती है फ्रेंड्स, नर्मदा और एक महानदी है और कावेरी है। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा जो है ये गंगा नदी पर है, और महानदी पर भी डेल्टा है, कावेरी में भी है। लेकिन जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नीलकंठ में कौन सा समास है, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पदों के अलावा एक तीसरे पद की प्रधानता इसमें मानी जाती है। जैसे नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर जी, ठीक है ना, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर जी। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा समास है? इसमें होगा आपका बहुव्रीहि समास। इसमें द्विगु समास क्या होता है जान लेते हैं। बहुव्रीहि समास देखिए क्या होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के अलावा एक तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे अभी हमने आपको बताया, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि नीलकंठ, अब नीला है कंठ जिसका, तो एक तीसरा जो है पद निकल कर आ रहा है, अर्थात भगवान शंकर जी। तो इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। और द्विगु समास कहां होता है? द्विगु समास में प्रथम पद संख्या होता है। जैसे चौराहा हो गया, पंचमुख हो गया। तो इस तरह से जिसमें पहला पद क्या हो, संख्या हो, उसको द्विगु समास कहेंगे फ्रेंड्स। और आपका द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसे राम लक्ष्मण, सीता राम, राम सीता। तो इस तरह से दोनों पदों की जिसमें प्रधानता हो वो द्वंद्व समास होगा, जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होगा, द्विगु समास होगा। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे सब लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फ्रेंड्स, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये भी जो है हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन ये अस्थायी थे, ठीक है ना, ये अस्थायी नहीं थे। और अस्थायी जब अध्यक्ष की बात की जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है? तो भारत में संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो अब ये हो गया है कानूनी अधिकार। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी, कानूनी अधिकार। प्रश्न संख्या 19 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये ऑप्शन ए आपका सही होगा, रामनगर नैनीताल में पड़ता है, जो कि उत्तराखंड में नैनीताल, तो रामनगर में है। दुधवा नेशनल पार्क जो है आपके लखीमपुर में है। बांदीपुर उद्यान राजस्थान में। काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आसाम में है।
लेकिन यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछ रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि ये है रामनगर नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि मापने वाली इकाई को हम डेसिबल कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका होगा फ्रेंड्स डी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।